कृषि जगत की जानकारियों का लेकर साहित्यिक निरीक्षण एक बार फिर से आपके साथ है कृषि दर्शन। आप सभी कृषक भाई बहनों को शिल्पा भावना का सादर नमस्कार। कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसीलिए कृषि जगत की अनेकों जानकारियों के ज्ञान को भी साहित्य के रूप में आप सभी के बीच लाया गया है। कैसे लाया गया है ये हम बताएंगे आपको, लेकिन इसके साथ साथ आपको इस जानकारी से भी अवगत करवाएंगे कि कैसे दूध के साथ साथ उससे बने हुए उत्पाद भी आपको अधिकाधिक मुनाफा दे सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं खबरें खेती की। गेहूं निर्यात से 3400 करोड़ रुपए की आय होने की उम्मीद। बुआई क्षेत्रफल में वृद्धि होने से गेहूं, चना और सरसों की पैदावार बढ़ने का अनुमान। भारी बारिश के कारण देश में कॉफी उत्पादन में कमी आने की उम्मीद। चालू पेराई सीजन में 250 लाख टन चीनी उत्पादन की संभावना। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपा। अब खबरें विस्तार से। देश में इस बार गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी होने की संभावना है। गेहूं उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए भारतीय खाद्य निगम को चालू वित्त वर्ष के दौरान गेहूं निर्यात से 3400 करोड़ रुपए की आय होने की उम्मीद है। चालू सीजन में मौसम अनुकूल रहने से गेहूं उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है। इसे देखते हुए भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई को चालू वित्त वर्ष के दौरान गेहूं निर्यात से 3400 करोड़ रुपए की आय होने की उम्मीद है। एफसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले अगस्त में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने एफसीआई के गोदामों से 20 लाख टन गेहूं निर्यात करने की अनुमति दी थी। इसके बाद से सार्वजनिक क्षेत्र की ट्रेडिंग कंपनियां एसटीसी, पीईसी और एफएमटीसी एफसीआई के गोदामों से गेहूं का निर्यात कर रही हैं। अधिकारी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं बाजार के परिदृश्य और निर्यात के लिए मिल रही बिड को देखते हुए अनुमान है कि मार्च तक गेहूं निर्यात पूरा कर लिया जाएगा। इससे 3400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आय होने की संभावना है। निर्यात के लिए सभी बिड $280 से ज़्यादा भाव पर मिल रही हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू रबी सीजन में गेहूं, चना और सरसों के बुआई क्षेत्रफल में बढ़ोतरी होने से इनकी पैदावार बढ़ने का अनुमान है, जबकि मोटे अनाजों में ज्वार और जौ की पैदावार में कमी आने की आशंका है। कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू रबी सीजन में मौसम अनुकूल रहने से गेहूं, चना और सरसों की बुआई क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है, जिससे इन फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं की बुआई 308.6 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल 286.38 लाख हेक्टेयर में ही इसकी बुआई हुई थी। इसी तरह देश भर में 83.77 लाख हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई हुई है, जबकि पिछले साल 286.38 लाख हेक्टेयर में ही इसकी बुआई हुई थी। चने की बुआई रकबे में वृद्धि हुई है। बुआई क्षेत्रफल में वृद्धि होने और मौसम अनुकूल बने रहने से चालू रबी सीजन में इन फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। मोटे अनाजों में ज्वार और जौ की बुआई पिछले साल के 59.14 लाख हेक्टेयर से घटकर 56.49 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में ही हुई है, जिससे इसके उत्पादन में कमी आने की आशंका है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस साल भारी बारिश के कारण देश में कॉफी उत्पादन में कमी आने की उम्मीद है। भारी बारिश से पहले अप्रैल-मई में सूखे की स्थिति से अरेबिका कॉफी के पौधों पर स्टेम बोरर नामक बीमारी से भी कॉफी उत्पादन काफी प्रभावित हुआ है। इस साल भारी बारिश के कारण देश में कॉफी उत्पादन में कमी आने की उम्मीद है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
एम सुदर्शन नाचिप्पन ने कहा है कि शुरुआत में कॉफ़ी की फसल काफ़ी अच्छी स्थिति में थी। कॉफ़ी बोर्ड ने फसल में फूल आने के समय अनुमान लगाया था कि देश में 3.47 लाख टन कॉफ़ी का उत्पादन होगा, लेकिन बाद में मौसम की मार से कर्नाटक और केरला में कॉफ़ी की फसल को नुकसान पहुंचा। कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार फसल को हुए नुकसान की वजह से देश में कुल कॉफ़ी उत्पादन 2.2% से घटकर 3.11 लाख टन रहने का अनुमान है। देश में 2012-13 विपणन वर्ष के दौरान कुल 3.18 लाख टन कॉफ़ी का उत्पादन हुआ था। कॉफ़ी बोर्ड ने अपने संशोधित अनुमानों को जारी रखते हुए कहा है कि वर्ष 2013-14 में कॉफ़ी का उत्पादन 3.11 लाख टन रहने का अनुमान है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने चालू पेराई सीजन में 250 लाख टन चीनी उत्पादन की संभावना जताई है। घरेलू मांग से अधिक चीनी उत्पादन होने से देश में एक और जहां चीनी के दाम नियंत्रण में रहेंगे, वहीं इसके अधिक मात्रा में निर्यात होने के आसार हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने चालू पेराई सीजन 2013-14 में 250 लाख टन चीनी उत्पादन की संभावना जताई है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार मौजूदा सीजन में मानसून की बरसात अच्छी होने से गन्ने के खेतों को पर्याप्त पानी मिला है, जिससे गन्ने की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। गन्ना उत्पादन बेहतर होने से चीनी मिलों में गन्ने की सप्लाई बढ़ी है। गन्ने की सप्लाई बढ़ने से चालू पेराई सीजन के दौरान पेराई में भी वृद्धि होगी। इससे दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में शुमार भारत में चालू पेराई सीजन के दौरान 250 लाख टन चीनी उत्पादन होने की संभावना है, जबकि घरेलू मांग 230 लाख टन ही रहने का अनुमान है। अधिक चीनी उत्पादन की संभावना को देखते हुए इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी इस्मा ने अक्टूबर से शुरू मौजूदा मार्केटिंग वर्ष 2013-14 के दौरान 30 और 40 लाख टन चीनी निर्यात का लक्ष्य रखा है। किसान भाइयों, खेती किसानी में मौसम की एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि खेती का कोई भी कार्य आप मौसम को ध्यान में रखे बिना नहीं कर सकते। तो आइए लेते हैं मौसम का पूर्वानुमान और इसके अनुरूप कृषि परामर्श। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में गरज के साथ बरसात हो सकती है। पश्चिम बंगाल के इलाकों में अगले 24 घंटों में बरसात हो सकती है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, तमिलनाडु, केरला और लक्षद्वीप के इलाकों में अगले 24 घंटों में बरसात होने की उम्मीद है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के तापमान में कमी बने रहने की संभावना है। इन इलाकों में कोहरों की संभावना बनी रहेगी। देश के अन्य हिस्सों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सापेद्रिक आर्द्रता के अधिक रहने की संभावना को देखते हुए गेंदे की फसल में पुष्प सड़न रोग के आक्रमण की निगरानी करते रहें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आइए अब देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव की जानकारी लेते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही किसान भाइयों आपको आपकी मेहनत का सही दाम दिलवाएगी। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से।
बाजरा आंध्र प्रदेश के मार्गपुर में न्यूनतम मूल्य 1250 से अधिकतम मूल्य 1300 रुपये प्रति क्विंटल, गुजरात के मंगरोल में 1500 से 1625 रुपये और वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में 1150 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चावल आंध्र प्रदेश के दीवी में न्यूनतम मूल्य 2400 से अधिकतम मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल, असम के कछार में 2400 से 2800 रुपये, केरल के अलेपे में 9700 से 9800 रुपये और वहीं मणिपुर के लामलोंग बाजार में 2500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मक्का आंध्र प्रदेश के गोलापल्ली में न्यूनतम मूल्य 1200 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य भी 1200 रुपये प्रति क्विंटल, असम के तिनसुकिया में 1230 से 1450 रुपये और वहीं गुजरात के अमरेली में 1525 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सरसों तेल असम के होली में न्यूनतम मूल्य 9100 से अधिकतम मूल्य 9300 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 9800 से 9800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मसूर दाल पंजाब के सुल्तानपुर में न्यूनतम मूल्य 4650 से अधिकतम मूल्य 4750 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं मणिपुर के लामलोंग बाजार में 6000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब एक नज़र डालते हैं फल सब्जियों के भाव पर। अमरूद हरियाणा के कलानवाली में न्यूनतम मूल्य 1600 से अधिकतम मूल्य भी 1600 रुपये प्रति क्विंटल, केरल के मंजेरी में 2500 से 2700 रुपये और वहीं पंजाब के संगरूर में 2500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। पपीता कर्नाटक के बेंगलुरु में न्यूनतम मूल्य 400 से अधिकतम मूल्य 1200 रुपये प्रति क्विंटल, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 2000 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। टमाटर आंध्र प्रदेश के बोवनपल्ली में न्यूनतम मूल्य 100 रुपये से अधिकतम मूल्य 300 रुपये प्रति क्विंटल, गुजरात के अंकलेश्वर में 850 से 1350 रुपये और वहीं ओडिशा के जजपुर में 1500 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। आलू असम के होली में न्यूनतम मूल्य 1300 से अधिकतम मूल्य 1500 रुपये प्रति क्विंटल, हरियाणा के चीका में 560 से 700 रुपये और वहीं पंजाब के पटियाला में 500 से 900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। प्याज केरल के कोडुव्योर में न्यूनतम मूल्य 1600 से अधिकतम मूल्य 2000 रुपये प्रति क्विंटल, पश्चिम बंगाल के कटवा में 1500 से 1750 रुपये, वहीं पंजाब के सुल्तानपुर में 1200 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब एक नज़र विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर। मिर्च लाल तमिलनाडु के कोविलपट्टी में न्यूनतम मूल्य 4600 से अधिकतम मूल्य 6500 रुपये प्रति क्विंटल, केरल के कोडुव्योर में 9000 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। जीरा गुजरात के अमरेली में न्यूनतम मूल्य 7375 से अधिकतम मूल्य 11610 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं केरल के अलेपे में 16000 से 17000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अदरक हरियाणा के कलानवाली में न्यूनतम मूल्य 5000 से अधिकतम मूल्य भी 5000 रुपये प्रति क्विंटल, पश्चिम बंगाल के पोस्ता बाजार में 6000 से 6250 रुपये प्रति क्विंटल रहा। लहसुन कर्नाटक के बेंगलुरु में न्यूनतम मूल्य 2000 से अधिकतम मूल्य 5200 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं गुजरात के सूरत में 3500 से 6500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। दुनिया भर में भारत दूध उत्पादन के एक क्षेत्र में सबसे आगे है, इसीलिए भारतीय कृषकों को दूध बेचकर खासी आमदनी हो जाती है। लेकिन कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि भारतीय कृषकों को ना सिर्फ खासी आमदनी हो, बल्कि उनका मुनाफा हमेशा दुगना और चौगुना होता रहे। इसके लिए भारतीय कृषकों को सिर्फ दूध बेचने पर ही अपने आप को निर्भर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूध से बने हुए उत्पाद जिसमें संवर्धन कर दिया जाता है वो आज के दौर में मुनाफे का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। कैसे ये मुनाफे का एक बड़ा ज़रिया है, कहाँ से प्रशिक्षण लिया जा सकता है कि दूध में संवर्धन करके आप उन उत्पादों से मुनाफा कमाएं, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कृषकों को पशुपालन का उतना अच्छा ज्ञान नहीं होता, उतनी अच्छी जानकारी नहीं होती। इसीलिए आज हम आपके साथ इस बात को
भी बांटेंगे कि किस तरह से पशुपालन से जुड़े हुए साहित्यों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। पशुपालन से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे साहित्य हैं जो किस तरह से पशुपालन किया जाए इसकी जानकारी देते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे ये जानकारी आपके लिए लाभदायक हो सकती है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी खेती में, हमारे पशुपालन में, चाहे मछली पालन की बात हो, चाहे डेयरी पालन की बात हो, चाहे व्यवसाय की बात हो, तो हमारा जो कृषि साहित्य है, जो पशु साहित्य है, इसकी बड़ी अहम भूमिका होती है। और जैसा कि आप जानते हैं, आप डेयरी उत्पाद अलग अलग वैल्यू एडिशन करेंगे तो आप अधिक पैसा कमा सकते हैं, खासकर डेयरी व्यवसाय से। लेकिन विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, जो प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं ICR में। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। खासकर हम कृषि साहित्य की बात करेंगे, पशु साहित्य की बात करेंगे, कहाँ तक हमारी खासकर पशुपालन में पशु साहित्य की भूमिका है। भाटी जी, पशुपालन और डेयरी व्यवसाय हमारे देश में एक प्रमुख व्यवसाय है। खेती में ज़मीन चाहिए और जोत का अपना महत्व है, लेकिन जो पशुपालन है इसमें अगर आपके पास ज़मीन नहीं भी है तो भी आप पशुपालन अपना सकते हैं। और बहुत सारे भूमिहीन किसान भी, मैं कहूँगा, पशुपालन से अपनी आजीविका कमा रहे हैं। वैसे दुनिया में हमारी जो इस समय स्थिति है, आप सब लोग जानते भी होंगे कि भारत दूध के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 स्थान पर है। और इसमें बहुत अहम योगदान हमारे किसानों और वैज्ञानिकों का रहा है, पशुपालकों का रहा है। और दूध से जो आय है वो हमें लगातार पूरे साल मिलती रहती है, जबकि फसलें हमें सीजन के हिसाब से उनकी सेल होती है। और दूध से हम हर रोज़ कुछ न कुछ घर का खर्चा चलाने के लिए हमें मिलता रहता है। तो गाय भैंस हों या बकरी वगैरह भी हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। राजस्थान में बल्कि ऊँट का दूध भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो साहित्य का आपने जिक्र किया है, तो हमारे कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से पब्लिकेशंस का पूरा अपना हम जिम्मेवारी लेते हैं, जिसमें फसलों से संबंधित, ज़मीन से संबंधित और पशुपालन या डेयरी व्यवसाय से संबंधित सब तरह का साहित्य हम प्रकाशित करते हैं। इनमें किताबें हैं हमारे पास। कुछ किताबें हमारी हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जैसे हम हैंड बुक्स की सीरीज़ है हमारे पास, हैंड बुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। इसमें मैं कहूँगा पशुपालकों के लिए भी उपयोगी है और विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। ये बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक है। इसी तरह ऑर्गेनिक लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के नाम से है। काफ़ी साहित्य हमारा हिंदी में भी है जो किसानों के लिए भी उपयोगी है। और इसके साथ साथ हम बहुत सारे पत्रिकाएं निकालते हैं जिनमें खेती हमारा हिंदी में निकलता है, और इसमें पशुपालन और कृषि दोनों के बारे में हमारी जानकारी उपलब्ध कराते हैं हम इसके थ्रू किसानों को। और ये साहित्य आप हमने कम रेट पे रखा हुआ है, जैसे हम बाज़ार भाव से कुछ न कुछ कम रेट पे आपको मिलेगा। दिल्ली में हमारा जो पूसा गेट है, वहाँ पे कृषि अनुसंधान हमारा जो ये डायरेक्टरेट है, नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, इसके काउंटर से आप ये किताबें खरीद सकते हैं तथा बाज़ार से भी खरीद सकते हैं। और जानकारी अधिक लेने के लिए आप हमारे जो वेबसाइट है ICR का, उस पे भी हमने पब्लिकेशंस की पूरी जानकारी अपनी दी हुई है। व्यवसाय प्रबंधक से हमारे आप ये किताबें डाक द्वारा भी मंगवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने शुरू में कहा है कि हमारा देश दूध उत्पादन में प्रथम नंबर 1 है विश्व स्तर पर, तो जब तक हमारे खासकर जो छोटी डेयरी वाले हैं, जब तक वो वैल्यू एडिशन यानी कि मूल्य संवर्धन नहीं करेंगे तो डेयरी को आगे बढ़ाना मुश्किल है। तो किस तरह हमारे किसान भाई पशुपालक इसकी ओर बढ़ सकते हैं? कोई भी कच्चा माल हम बाज़ार में बेचते हैं तो उसका उचित मूल्य हमें अपने उत्पाद का नहीं मिल पाता है। अगर हम इसमें मूल्यवर्धन करके, इसको प्रसंस्करण करके बेचते हैं तो हमें कई गुना अधिक लाभ मिलता है और इसमें जो रोज़गार है उसके अवसर भी बढ़ते हैं। तो हमारे देश में खाद्य प्रसंस्करण या डेयरी में दूध का प्रसंस्करण ये अभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है जैसे विदेशों में, जो विकसित देश हैं खास तौर से, उनकी तुलना में हमारे यहाँ बहुत कम है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि बाज़ार में जो कप में दही मिल रही है या पैक किया हुआ पनीर मिल रहा है, और भी चीज़ें मिल रही हैं, तो ये मूल्यवर्धन का एक तरीका है। हम इन प्रोडक्ट्स के द्वारा जो हमारा दूध है, जो सरप्लस है, उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे उनकी जो सेल्फ़ लाइफ कहते हैं हम,
रख रखाव, एक दूध खट्टा होने का डर रहता है, उसको फ्रिज में रखना पड़ता है या उबाल के ठंडा करके फिर फ्रिज में रखते हैं। तो उसकी लिमिटेशन है कि कितने समय तक आप उसको रख सकते हैं, कैसे उसकी मार्केटिंग करेंगे। तो किसान को मजबूरन अपना दूध बेचना पड़ता है दूसरे दूध इकट्ठा करने वालों को या कंपनियों को, जबकि कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो अपने स्तर पे इसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। और प्रोसेसिंग के लिए थोड़ा उद्यमी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें इस व्यवसाय में रोज़गार भी बढ़ेगा और आमदनी भी बढ़ेगी। और कुछ बहुत छोटे स्तर की प्रोसेसिंग है जो कि फील्ड लेवल में की जा सकती है या गांव के स्तर पे भी घरेलू तरीके से की जा सकती है। तो इनको अपनाने के लिए कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके बारे में हम अधिक जानकारी दे सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करें। डेयरी के जो हमारे देश में सबसे बड़ी संस्था है वो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, जिसका हेडक्वार्टर करनाल में है और इनका एक सेंटर बेंगलोर में भी है। तो बेंगलोर या करनाल दोनों सेंटर्स पे जो प्रशिक्षण है उसकी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप वहाँ के निदेशक से इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या हमारे ICR से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनमें जो पशुपालन संबंधी जानकारी भी मिलेगी और आपको जो हमारे प्रोडक्ट बनाकर दूध का मूल्यवर्धन करके उसको आगे उसका विपणन करना या उसकी बिक्री करना, उस संबंध में भी जानकारी मिलेगी। इसमें हमारे कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं जिनका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। उनके भी बहुत सारे, हर ज़िले में ICR का एक कृषि विज्ञान केंद्र है और ये केंद्र ख़ास तौर से प्रशिक्षण में इनका बहुत ज़्यादा झुकाव है या इनकी गतिविधियों में प्रशिक्षण एक अहम भूमिका प्रदान करता है। तो आप लोग ये प्रशिक्षण प्राप्त करके आगे अपने इस व्यवसाय में को सुचारू रूप से कार्य करने में सक्षमता प्राप्त कर सकते हैं। जो स्टेट्स में हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, आजकल हमारी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जो एनिमल साइंस या वेटनरी के नाम से भी यूनिवर्सिटी कई राज्यों में आ गई हैं। तो ये यूनिवर्सिटियाँ हमारे इनमें डेयरी साइंस कॉलेजेस भी हैं। करीब मैं समझता हूँ कि शायद 17 या 18 डेयरी साइंस कॉलेज विभिन्न राज्यों में इस समय हैं। तो ये BSc डेयरी टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम भी चलाते हैं और इनमें आगे मास्टर ऑफ डेयरी साइंस भी है। और +2 के बाद जो बच्चे इसमें रुचि रखते हैं वो डेयरी साइंस में BTech करके जो हमारे मिल्क प्लांट्स हैं या दूसरे अपने खुद का व्यवसाय करना चाहें तो उसमें उनको बहुत लाभ मिल सकता है। डॉक्टर साहब, चूँकि हमारे किसान भाई जो थोड़े पशु रखते हैं 20, 50, 30, तो क्या उस स्तर पे भी हम अपने मूल्यवर्धन यानी कि वैल्यू एडिशन कर सकते हैं दूध का? हमारी सरकार या विभिन्न राज्यों की सरकारें वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दे रही हैं, प्रोत्साहन दे रही हैं। इसमें बहुत सारे बैंक भी आगे आ रहे हैं और अलग अलग स्कीमें निकलती रहती हैं, चाहे नाबार्ड की स्कीम हो या राज्यों की अपनी स्कीमें हों या नेशनल डेयरी प्लान इस समय चल रहा है उसकी स्कीमें हों, जहाँ किसान भाई जो है इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे जो बहुत कम लागत से ही बनाए जा सकते हैं, जैसे पनीर का उत्पादन है घर में या दही का उत्पादन है। इनके लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। आप क्रीम निकाल सकते हैं, घी बना सकते हैं, मक्खन बना सकते हैं, दही, लस्सी, योगर्ट, इनके बहुत सारे दूसरे रूप भी हैं। जैसे उनमें आप कोई फ्लेवर डाल के फ्लेवर्ड मिल्क बना सकते हैं या आइसक्रीम बना सकते हैं। जहाँ जहाँ जैसी उनकी बिक्री की सुविधाएं उपलब्ध हैं या मांग है, मांग को ध्यान में रखते हुए अगर आप ये व्यवसाय शुरू करें तो डेयरी के व्यवसाय में बहुत अच्छी डिमांड इस समय है और ये बढ़ रही है हमारे देश में। डॉक्टर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो पशुपालक हैं, हमारे जो युवा हैं, वो जो आपने जानकारी दी उसका फ़ायदा उठा के अपनी डेयरी व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे। आपने जो जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम
कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आज की आपकी हमारी मुलाकात यहीं पर ख़त्म होती है, लेकिन आप लोगों से फिर दोबारा मुलाकात होगी कृषि जगत की ढेर सारी जानकारियों के साथ, जो आपके मुनाफे के साथ साथ देश का भला भी करने वाली है। शिल्पा भावना को तब तक के लिए इजाज़त दे दीजिए। नमस्कार।